नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल हमने आपसे पिछली कक्षा में जो मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे उसको आगे लेकर के चलते हैं। और कल हमने पिछली कक्षा में जो राजा पढ़ा था वो राजा पढ़ा था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा संपन्न हुआ था। उस शाखा में जो केसरिया धारण किया गया था तो पत्ता सिसोदिया के द्वारा धारण किया गया था। वीर कल्लाजी और जमर राठौड़ इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकमर के नेतृत्व में इसमें जौहर किया जाता है। फूलकमर के नेतृत्व में अन्य राजपूत वीरांगना के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि होली के दिन 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अगला शासक बनने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह ने अपने पुत्र अपनी रानी के कहने पर अपनी रानी के कहने पर उसने अपने पुत्र जगमाल को राजा या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पर लेकिन उससे उसके जो मेवाड़ की जनता थी या प्रजा थी उससे नाराज थी। अब जो उससे नाराज थी तो मेवाड़ की जनता या प्रजा ने क्या किया कि जब होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तो बताते हैं कि जगमाल सीधा जाकर के महल में राजतिलक करवाने की खुशी में लग गया कि मेरे पिताजी खत्म हो गए और मैं मेवाड़ का उत्तराधिकारी बन गया। इसके बाद बात बताते हैं कि विधि विधान के अनुसार बताते हैं कि अगर मेवाड़ उत्तराधिकारी बनना है तो उससे पहले पिता के जो कार्यक्रम है उनमें सामाजिक रूप से शामिल होना होता है। उसके बाद जो कार्यक्रम है वो आगे के चलाए जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए होता क्या है कि जो महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका अंतिम दाह संस्कार करता है और उस अंतिम दाह संस्कार में जो क्या है जगमाल शामिल नहीं था। इस बात से लेकर के जो एक व्यक्ति थे रामसा तंवर, कृष्णदास चूड़ावत, ये कुछ व्यक्ति थे। ये कुछ व्यक्ति क्या है कि उस बात से जगमाल के राजा बनने से नाराज थे, क्योंकि वो राजा तो बनना चाहता है तो पर लेकिन पिता का पर से उत्तराधिकार लेने के लिए उसके कार्य तो पूरे करे, अंतिम संस्कार भी नहीं किया उसका, सीधा राजा बनने लगा। इसीलिए राम सिंह तंवर और कृष्णदास इनके द्वारा जो क्या है कि महाराणा प्रताप को गोविंदा में, क्योंकि गोविंदा में ही इसकी मृत्यु हुई थी, गोविंदा में ही महाराणा प्रताप का क्या है राज तिलक कर दिया जाता है। और कुछ समय बाद जो क्या है वह पुनः कुंभलगढ़ दुर्ग में अपना राज तिलक राज्याभिषेक समारोह करवाता है। पर लेकिन पहली बार महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक था वो गोविंदा में हुआ था, राज तिलक गोविंदा में हुआ था। उससे पहले देखते हैं कि महाराणा प्रताप शासक बना, तो महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप अब होता क्या है कि महाराणा प्रताप यहाँ के जो क्या है आगे शासक बनते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं हम आगे। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के 97 तक महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं, जो कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछ रहा जाता है। एक बार हम सामान्य रूप से याद रखते हैं कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक था और जिसका हाथी था बुराम प्रसाद था। पर लेकिन 2018 की रीट में एक सवाल पूछा, महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हमारे सीधे दिमाग में वाहन के रूप में चेतक का ध्यान आता है। और 2018 की रीट में L2 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। और कई लड़कों ने, कई दोस्तों ने क्या किया तो उसे हाथी न पढ़ करके वो घोड़ा पढ़ लिया, क्योंकि उसके दिमाग में व्यक्ति के या पढ़ने वाले के दिमाग में कॉन्सेप्ट चेतक का बैठा हुआ है, चेतक घोड़ा है। सीधा उसने सोचा ही नहीं कि इसके वाहन एक हाथी भी था। तो सीधा क्या किया कि उसने घोड़ा पूछा और पहले ऑप्शन तो उसने चेतक दे दिया। सभी छात्रों ने उसमें क्या है कि चेतक लगा दिया। बाद में पता चला कि प्रश्न गलत हो गया, उसमें हाथी पूछा था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो ऐसे प्रश्नों को महीनता से पढ़ करके जो सरल प्रश्न देखते हैं वो
कभी कभी क्या है कि गलत हो जाते हैं। सरल प्रश्नों को ढंग से करने के लिए उनको क्या है, ध्यान से पढ़ो, तब उनको हल करने का प्रयास करो। तो महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जो तुम्हारा जन्म है, जन्म जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और जो जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ में कटारगढ़ में और कटारगढ़ में भी एक बादल महल में, कटारगढ़ के बादल महल में और बादल महल के जनाना कक्ष में बादल महल की जूनी कचहरी है। जूनी कचहरी कौन सी कचहरी? जूनी कचहरी। जूनी कचहरी और जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में महाराणा प्रताप का क्या है, तो जन्म हुआ था। तो जन्म के दिन इसकी जो तिथि बताई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल 3 को जो महाराणा प्रताप में क्या था, जन्म हुआ था। इनके पिता इनके पिता का नाम है उदय सिंह। उदय सिंह। और इनकी माता माता थी इनकी जयवंताबाई। जयवंताबाई इनकी माता थी। अगला इनका पुत्र पुत्र था इनका अमर सिंह। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का क्या बनेगा, शासक बनेगा, पुत्र। इसके बाद उनकी पत्नी पत्नी थी अजबदे पंवार, जो अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेरा सोनगरा की क्या थी? ये पुत्री थी। उसके बाद इनका एक वाहन या घोड़ा, इनका घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। चेतक। उसके बाद इनका जो हाथी हाथी था इनका राम प्रसाद। और एक था लूणा। ये दो क्या थे? इसके हाथी थे। एक इसका जो दरबारी कवि, दरबारी कवि दरबारी कवि था चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र जिसने राज्याभिषेक पद्धति चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक पद्धति राज्याभिषेक पद्धति और मुहूर्तमाला, ये दोनों क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। ये इनके जो जीवन के बारे में सामान्य जानकारी है। अगली बात, इनका जो राज्याभिषेक समारोह देखते हैं। इनका जो कभी बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, किसका नाम? बचपन का नाम टीका। टीका इनके क्या है? बचपन का नाम है। अगली बात है इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका गोविंदा में राज्याभिषेक समारोह राज्याभिषेक समारोह जो हुआ था इनका कुंभलगढ़ में।
कुंभलगढ़ दुर्ग में, और इनके तलवार बनाई, तलवार बांधी वो तलवार बांधी थी इनके कृष्णदास चूड़ावत ने। कृष्णदास चूड़ावत, चूड़ावत ने इनके तलवार बांधी। और तुमने एक रचना सुनी होगी पाथल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया की, जो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पाथल पीथल रचना में कन्हैयालाल सेठिया ने प्रताप को पाथल नाम से पुकारा है। प्रताप को किस नाम से पुकारा है? पाथल नाम से पुकारा है। और पृथ्वीराज को किसके नाम से पुकारा है? पीथल के नाम से पुकारा है। ये इनके जो सामान्य जानकारी थी, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ में। और तुमने जब कभी सुना होगा कि कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ के आंख जो कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में और जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में जो इनका जो क्या है जन्म हुआ था, सुबह के टाइम पे इनकी तिथि बताई जाती थी, उसमें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रहती थी। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, इनकी माता का नाम जयवंता बाई, इनके पुत्र का नाम अमर सिंह, इनकी पत्नी का नाम अजब दे पवार, जो खेरा सोनगरा की क्या थी पुत्री थी। इनके घोड़े का नाम चेतक था, इनके हाथी का नाम राम प्रसाद अलूणा था। इनके दरबारी कवि थे चक्रपाणी मिश्र। इन्होंने राज्याभिषेक पद्धति मुहूर्तमाला नामक पुस्तक की रचना की है। और जब कभी इनके गुरु और आते हैं, महाराणा प्रताप के गुरु गुरु आते हैं इनके राघवेंद्र इनके गुरु थे। बचपन का नाम इनका कीका था। राज्याभिषेक इनका गुरु नाम हुआ था और राज्याभिषेक समारोह इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके जो राज्याभिषेक समारोह के समय तलवार बांधी थी कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा। और पातल पीतल रचना में कन्हैयालाल सेठिया ने प्रताप को पातल तथा पृथ्वीराज को पीतल नाम से पुकारा है। और इनके गुरु का नाम क्या था? राघवेंद्र था। ये इनके समकालीन जो दिल्ली का शासक, समकालीन समकालीन दिल्ली शासक था अकबर, जो 1556 से लेकर के 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये क्या रहा था? दिल्ली का या मुगल शासक रहा था। उसके आगे अब शुरू करते हैं कि इनकी जो कहानी थी कैसे शुरू होती है। अब जो मैंने बताया कि कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा इनके राज्याभिषेक समारोह के समय इनके तलवार बांधी, तो कृष्णदास चूड़ावत ये सलूमर के थे। आगे थे क्योंकि जो मेवाड़ में सलूमर ठिकाना था, वो राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के वंशजों का ठिकाना था। वहां पर जो क्या है कि जो राणा चूड़ा के वंशज हैं वही चूड़ावत कहलाते हैं। और इसके द्वारा जो क्या है इसके तलवार बांधी जाती है। उसके बाद इसके राज्याभिषेक समारोह में एक विशेष इंपोर्टेंट बात है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में इसको सबसे ऊपर लिखते हैं, प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन उपस्थित था। मारवाड़ शासक रावचंद्र सेन उपस्थित था।
रामचंद्र सेन क्या था, उपस्थित था। उसके बाद देखते हैं कि इसके समकालीन जो दिल्ली का शासक अकबर था, अकबर क्या करता है कि अकबर की नीति थी सुलह कुल की नीति। किसकी नीति थी? सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति के तहत ये क्या है कि भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था और अपने अधीन राज्य करवाना चाहता था। इसने क्या किया, सुलह कुल की नीति के तहत आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया और वो मेवाड़ को भी इसी प्रकार जीतना चाहता था। परंतु मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप थे वो बड़े स्वाभिमानी राजा थे। उन्होंने क्या है कि कभी अकबर के आगे अपने शीश को झुकने नहीं दिया, अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अकबर इनके ऊपर क्या है कि इनको समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजता है और शिष्टमंडल भेजता है महाराणा प्रताप को समझाने में। जो शिष्टमंडल क्या है असफल होते हैं। अब जो कौन कौन से शिष्टमंडल भेजे गए, कौन कौन से शिष्टमंडल में कौन कौन व्यक्ति भेजे गए उनको देखते हैं। वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप के समय जो अकबर के द्वारा भेजे गए समझाने के लिए शिष्टमंडल कौन कौन से थे उनको देखते हैं। प्रताप को समझाने अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल। शिष्टमंडल का हो या अभियान का हो, इन्होंने अकबर के द्वारा जो अकबर ने क्या है प्रमुख व्यक्ति भेजे और व्यक्तियों के माध्यम से जो क्या है कि प्रताप से कहलवाया कि आप हमारे साथ मिलकर के रहो, तो आप हमारे अधीन रह करके राज्य करो, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इससे क्या है महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान को रखते हुए उन शिष्टमंडलों को जो क्या है असफल कर देता है और मतलब उनके समझाने पर भी नहीं समझता है। तो प्रताप के समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। कितने भेजे गए? 4 शिष्टमंडल भेजे गए। और 4 शिष्टमंडल कौन से थे उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिष्टमंडल। तो शिष्टमंडलों के लिए पहले व्यक्ति भेजा था इन्होंने जलाल खां। जलाल खां को भेजा और जलाल खां को इन्होंने भेजा था नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां को भेजा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने शिष्टमंडल भेजा, तो वो उसमें भेजा मान सिंह को। इसको भेजा मान सिंह को भेजा और मान सिंह को भेजा जून 1573 ईस्वी में। और तीसरे नंबर पर शिष्टमंडल भेजा, शिष्टमंडल में भेजा भगवान दास को। भगवान दास को भेजा था अक्टूबर में, अक्टूबर 1573 ईस्वी में। और चौथा शिष्टमंडल के रूप में भेजा इसने तोडरमल को। तोडरमल को भेजा था इसने दिसंबर 1573 ईस्वी में। जलाल खां के द्वारा जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। उनमें पहला शिष्टमंडल जलाल खां के नेतृत्व में भेजा जाता है। जलाल खां को भेजा नवंबर 1572 ईस्वी में। जैसे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजा और लेकिन महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। तो दूसरे नंबर पर मान सिंह आए थे। मान सिंह महाराणा प्रताप जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल व्यक्ति थे, इनको 7,000 का मनसब दे रखा था अकबर ने। मतलब मान सिंह उच्च पदों पर नियुक्त थे किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो जून 1573 ईस्वी में मान सिंह को कहाँ पर भेजा गया था? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। परंतु ये सभी क्या रहे थे? असफल रहे थे। सबसे पहली बात तो ये सभी असफल रहे।
सभी असफल रहे। अगली बात यह है, जो मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जून 1573 ईस्वी में जब आया था, तो इसके लिए महाराणा प्रताप ने भोज का आयोजन, मान सिंह के लिए भोज का आयोजन उदय सागर झील पर, कौन सी पर, उदय सागर झील पर किया, झील पर किया। वहां प्रताप ने पुत्र अमर सिंह को भेजा, स्वयं मान सिंह से मिलने नहीं गए। सबसे पहली बात, जब मानसिंह जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया, तो मानसिंह के लिए भोज का आयोजन महाराणा प्रताप के द्वारा उदय सागर झील पर करवाया जाता है। और वहां पर जो प्रताप थे वो स्वयं नहीं गए थे, और प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को, इसको अमर सिंह को भेजा था, और स्वयं मान सिंह से मिलने के लिए नहीं गए थे। तो मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा, क्या जो मेवाड़ के राजा हैं वो हमसे मिलने के लिए या स्वयं क्यों नहीं आए, अपने पुत्र को क्यों भेजा है? तो अमर सिंह ने बहाना बनाया कि उनके जो क्या है, सर में दर्द है, उनके पेट में दर्द है। तो इस बात का मान सिंह को बुरा लगा कि मान सिंह भी आमेर का उस समय शासक था, शासक होते हुए उससे मिलने के लिए कौन नहीं आया था। प्रताप मेवाड़ का शासक नहीं आया, तो अपने पुत्र को भेजा। तो इसमें मान सिंह ने अपने आप की इसमें क्या समझी, बेइज्जती समझी। अब जिसने बेइज्जती समझी, तो मान सिंह ने क्या किया, गुस्से में आकर के जो अमर सिंह से कहा, जैसे अमर सिंह ने कहा ना कि पिताजी के सर में दर्द है और पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो नहीं आ पाए हैं। तो मान सिंह ने कहा कि जल्द ही मैं हल्दी घाटी के युद्ध में उनके सिर का दर्द ठीक करने के लिए आ रहा हूँ। उनको कह देना जो आज मुझसे मिलने नहीं आए, जो मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है, इसके लिए मैं हल्दी घाटी के युद्ध में उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, उनके दर्द का इलाज करने के लिए आ रहा हूँ। फिर ये बात अमर सिंह ने जाकर के अपने पिता को बता दी, और अमर सिंह ने भी उस जगह वह अपने पिता को जब बात बता दी, तो और मान सिंह लौट करके अकबर के पास पहुंच जाता है, और अकबर से कहता है कि मैं इस अभियान में समझाने में तो प्रताप को असमर्थ रहा या असफल रहा, परंतु मेरा आपसे स्वामी एक निवेदन है, जब कभी अगर प्रताप से युद्ध लड़ने का मौका मिले, तो उस समय सेना नायक मुझे बनाना, क्योंकि मुझे उसने क्या किया है, नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं उससे अपने अपमान का क्या लूंगा, बदला लूंगा, ऐसा कौन कहता है? मान सिंह कहता है। उसके बाद मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा जाता है, और अक्टूबर 1573 में ये भी क्या रहता है, असफल रहता है। असफल रहने के बाद टोडरमल को भेजा जाता है दिसंबर 1573 ईस्वी में। और जो चारों के चारों महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, असफल रहते हैं। उसके बाद क्या है कि आगे सीधा जो क्या है, फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो देखेंगे, इनको याद करने के लिए ध्यान रखना है, ये क्रम से पूछ ले जाते हैं जब कभी। अगर जिनको हमको याद करना है कि कौन कौन से राजा आए थे, तो आप हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिक के रूप में, करेंगे JMBT, JMBT के नाम से भी याद कर सकते हैं इसे। तो ये इसमें ट्रिक है कि 172 में 373 में आए थे, और इनके जो महीनों की ट्रिक अगर देखें, तो महीनों की ट्रिक NJOD, ऐसे हम क्या है, इनको याद कर सकते हैं। और याद करने से जो क्या है, हमको ये महीने नहीं भूलेंगे, इनका क्रम नहीं भूलेंगे। और इसके बाद भी अगर JMBT से भी भूल जाए, तो इसकी एक ट्रिक है कि जलाल खान मान जा, भगवान कसम तोड़ दूंगा। ये भी ट्रिक इनकी जब कभी आती है, तो इनकी ट्रिक है जलाल खान मान जा, भगवान कसम
तोड़ दूंगा। अब तो हो गया टोडरमल। टोडरमल तो भगवान तो हो गया भगवान दास। और मान से हो गया मान सिंह। ये क्रम सहित है, इनको ध्यान रखना। और जलाल खां से हो गया जलाल खां। जलाल खां ये क्या है? जलाल खां मान जा भगवान कसम तोड़ दूंगा। तो इससे जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल ये क्या है? इसके जो ट्रिक से याद करने वाले जो कौन कौन व्यक्ति इनको समझाने के लिए आए थे उसको देखते हैं। उसके बाद जो क्या है, इनके मध्य में जब ये शिष्टमंडल है, अभियान है, वो असफल हो जाते हैं। उसके बाद सीधे हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां की जाती है। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी की जाती है। तो देखते हैं कैसे तैयारियां होती हैं। इस जब तक के लिए इसे साफ करते हैं। वो देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी कैसे की जाती है? हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी तो सबसे पहले देखते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी एक तो की जाती है अकबर के द्वारा, और एक तैयारी की जाती है प्रताप के द्वारा। दोनों को देख। हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारी अकबर कैसे करता है? तो पहली बात तो यह है कि अकबर हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी करता है। तो ऐसे युद्ध की तैयारी में, हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारी में अकबर मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में इस युद्ध की क्या करता है? तैयारी करता है तथा मान सिंह को मुख्य सेनापति नियुक्त करता है। युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई। मैगजीन दुर्ग में बनाई। दुर्ग की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई। बनाने वाले व्यक्ति थे, एक का नाम था मान सिंह और एक था आसफ खां। इनको क्या बनाया गया? सेनापति भी बनाया गया। आसफ खां को क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। और उसके बाद और क्या हुआ कि इस योजना बनाते समय अकबर के तरफ से एक दरबारी विद्वान भी था अकबर का, विद्वान, और विद्वान का नाम था बदायूं। बदायूं भी इस युद्ध में आया था। बदायूं ने भी इस युद्ध का जो क्या है अपना आंखों देखा काल वर्णन किया है। और इस युद्ध की योजना के बाद बताते हैं कि बदायूं ने एक लाइन बोली थी। बदायूं का कहना था कि मैं अपनी दाढ़ी को जो हिंदुस्तान के जो राजा हैं या राजपूत राजाओं के रक्त से रंगना चाहता हूँ। ये लाइन किसने कही थी? बदायूं ने कही थी। क्या कही थी? मैं अपनी दाढ़ी को राजपूतों के रक्त से रंगना चाहता हूं। ये इसके द्वारा क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। और इसमें होता क्या है कि अकबर क्या करता है कि इस युद्ध में जो बदायूं ने ये लाइन कह दी कि मैं अपनी दाढ़ी को राजपूतों के रक्त से क्या करना चाहता हूँ? रंगना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मान सिंह के नेतृत्व में और आसफ खां के नेतृत्व में सैनिक भेज दिए जाते हैं। और इनकी ओर से और लड़ने वाले कई व्यक्ति भी थे, उनको भी हम देखते हैं कि इनकी तरफ से लड़ने वाले और व्यक्ति कौन कौन थे। मानसिंह की तरफ से लड़ने वाले एक व्यक्ति था मानसिंह। मानसिंह, एक था आसफ खां। आसफ खां और एक व्यक्ति था मेहत्तर खां। मेहत्तर खां, मेहत्तर खां भी इसमें शामिल था। एक बदायूं था,
एक सैयद हाशिम और एक सैयद कासिम था। एक सैयद हाशिम, सैयद हाशिम और एक सैयद कासिम, सैयद कासिम। ये हल्दीघाटी युद्ध में शामिल थे। और कौन था? मेहतर खां था, और एक गाजी खां था, एक माधो सिंह था, एक जगन्नाथ कछवा था। एक जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा। और एक था तुम्हारा माधो सिंह, माधो सिंह। ये हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति थे। उनको पता हुआ कि मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में इस युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध में जगन्नाथ कछवा के द्वारा क्या किया जाता है? रावल सेना का नेतृत्व किया जाता है। रावल सेना का नेतृत्व किया जाता है। और मान सिंह जो क्या है, इसमें मुख्य सेनापति रहता है। और पूंजा देव जी के भीम जी के द्वारा जो इसमें क्या है कि वो किया जाता है, चंद्रावत सेना का नेतृत्व किया जाता है। चंद्रावत सेना का नेतृत्व किया जाता है इसमें मेहतर खां के द्वारा। मेहतर क्या करता है? चंद्रावत सेना का नेतृत्व, चंद्रावत सेना का नेतृत्व किया और जगन्नाथ कछवा के द्वारा, आसफ खां के द्वारा जो क्या है, रावल सेना का नेतृत्व किया जाता है। अगली बात, इस युद्ध के बीच में होता क्या है कि जब महाराणा प्रताप की सेना पहले बार में अकबर की सेना को या मानसिंह की सेना को बुरी तरह पराजित कर देती है, तो उधर उधर भागने लगती है। तो इस स्थिति को देख करके मेहतर का क्या है, ऐसा अपनी सैनिकों में झूठी अफवाह फैला देता है। झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर स्वयं हल्दीघाटी युद्ध में सेना लेकर के लड़ने आ रहा है, जिस सेना से क्या है, जिस बात को सुन करके मानसिंह की सेना में पुनः जोश बन जाता है। और पुनः जोश के साथ जो क्या है, प्रताप की सेना पर टूट पड़ती है। और टूट पड़ती है जिसमें क्या है कि प्रताप की सेना को धीरे धीरे पराजित करने की कगार की ओर ले जाती है। अब देखते हैं, तो इसके द्वारा तैयारियां हो गई। और तैयारियां होने के बाद होता क्या है कि इनके द्वारा लड़ने वाले हो गए। उसके बाद होता क्या है कि मानसिंह जब चला अपनी सेना लेकर के, तो इसने पहला पड़ाव मंडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला था। पहला पड़ाव मंडलगढ़ में, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला। और इसने अपना अंतिम पड़ाव वो मोलेला ग्राम में डाला। मोलेला ग्राम, राजसमंद। क्योंकि ये युद्ध कहाँ होने वाला है? राजसमंद में होने वाला है। उसके बाद प्रताप की तरफ से क्या तैयारियां की जाती हैं, उनको हम देखते हैं कि प्रताप की तरफ से तैयारियां की जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रताप की तरफ से जो हल्दीघाटी युद्ध था, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की तरफ से जो पहला जो अपना अंतिम पड़ाव डाला जाता है, यहाँ देखते हैं, पड़ा है